प्यारे बच्चों, परमाणु संरचना के पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बता दिया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई थी और किस प्रकार से कैथोड किरणों की खोज हुई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं उसी श्रृंखला में। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जब ये पता चल गया कि परमाणु के अंदर एक ऐसा कण होता है जिसके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों में ये बात आने लगी उनके मन में कि जरूर परमाणु के अंदर एक ऐसा कण होगा जिसके ऊपर धन आवेश होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या, प्रोटॉन की खोज के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिन वैज्ञानिक का नाम था 1886 ईस्वी में, उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? ई गोल्डस्टीन। तो उन्होंने जैसे कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन की खोज में विसर्जन नली का यूज किया गया था, वैसे ही एक विसर्जन नली उन्होंने लिया, डिस्चार्ज ट्यूब। ये कांच की एक नली होती है, इसमें उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। एक जो है प्लस था और दूसरा क्या था, माइनस। तो आप जानते हैं प्लस वाले को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और माइनस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। लेकिन गोल्डस्टीन ने किया क्या कि इस बार जो है कैथोड जो था वो छिद्र युक्त लिया। ठीक है, छिद्र युक्त का मतलब होता है परफोरेटेड, उसमें बीच बीच में क्या थे, छेद थे। ठीक है, तो जब बहुत ही कम प्रेशर पर इसके अंदर की सारी हवा निकाल दी, मतलब यहाँ पे वैक्यूम कर दिया गया, निर्वात कर दिया गया, सारी इसके अंदर की हवा क्या कर दी गई, निकाल दी गई। और उसके बाद बहुत ज़्यादा वोल्टेज, करीब 10,000 वोल्ट लगाया, तो इन्होंने देखा, ठीक है, कि एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं और जो कैथोड है, जो छिद्रयुक्त कैथोड है, उस छिद्र से निकल करके क्या होती हैं, पीछे जाती हैं, मतलब कैथोड के पीछे चली जा रही हैं। ठीक है, तो जब इन किरणों को देखा गया और उनका अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये जो किरणें हैं इनके ऊपर धनावेश है। ठीक है, तो धनावेश है, तो धनावेश क्यों है, तो इसके लिए जब कैसे है, तो इसके प्रमाण के लिए यहाँ पे क्या किया गया, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र लगाया गया, मतलब प्लस और माइनस, जैसे बैटरी में प्लस और माइनस होता है ना तो वैसे प्लस और माइनस लगाया गया। तो पता चला कि ये जो किरणें हैं, ठीक है, ये निगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। तो निगेटिव प्लेट की तरफ या ऋणात्मक प्लेट की तरफ मुड़ने से मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर क्या था, धन आवेश था। ठीक है, तो अब इसके बारे में इन धन किरणों की खोज हो गई कि धनावेशित किरणें भी होती हैं, जैसे ऋणावेशित किरणें कैथोड किरणें होती हैं, उसी प्रकार से धनावेशित किरणें कैथोड किरणें भी होती हैं। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस क्या किया, भरा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस से जो ये किरणें प्राप्त हुई इस गैस के अंदर, ठीक है, उनका अध्ययन किया। ठीक है, तो उन्होंने एक कण का खोज किया जिसे कहा गया प्रोटॉन। ठीक है, तो कैथोड एनोड किरणें जो हैं, जो कैथोड के छिद्र से क्या होती हैं, पास करके जाती हैं, जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हीं कणों को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की 1922 ईस्वी में। ठीक है, और उन्होंने प्रयोग में कौन सी गैस लाई थी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे अलग अलग गैसें इसके अंदर भरी जाती हैं, बहुत कम मात्रा में भरी जाती हैं। ठीक है, वो देखो वो गैसें आयनित होती हैं तभी ये किरणें निकलती हैं। ठीक है, ये किरणें क्या होती हैं, वो गैसें आयनित होती हैं। आयनित होने का मतलब उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया या उन पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो उन्हीं से ये किरणें निकलती हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस को भरा और अध्ययन किया तो पता चला उनको कि एक कण ऐसा भी होता है कि जिस पर धनावेश होता है और उन्हीं कणों को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। तो इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन के गुणों की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो पाया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और जो प्रोटॉन का आवेश था, तो प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ठीक बराबर होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, उतना ही धन आवेश होता है। ठीक है, 1.6 होता है ये, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई। तो प्रोटॉन की खोज का इतिहास क्या है, संक्षेप में मैंने आपको बता दिया, क्लास 9th के लिए इतना बहुत है।
ठीक है। अब आते हैं हम परमाणु क्रमांक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि परमाणु क्रमांक। जैसे आप लोग कभी पीरियाडिक टेबल देखे होंगे, ठीक है, आगे के क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा कि पीरियाडिक टेबल या आवर्त सारणी क्या होती है। तो उसमें तत्वों को क्या किया गया है, एक क्रम से रखा गया है। क्रम क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह क्रम में एक रखा गया है। ठीक है, तो उनको एक विशेष नंबर दिया गया है। ठीक है, वही नंबर परमाणु क्रमांक होता है। अब उस नंबर को हम डिसाइड कैसे करते हैं, उस नंबर को हम डिसाइड ऐसे करते हैं कि कोई भी तत्व होता है, उस तत्व का कोई परमाणु होता है, तो परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, वैज्ञानिकों के मन में, ठीक है, एक बात ये आई कि अगर परमाणु है, परमाणु इतना छोटा होता है, परमाणु में अगर एक ऋणावेशित कण है, एक धनावेशित कण है, तो यह भी संभव है कि परमाणु के अंदर एक उदासीन कण भी होगा। ठीक है, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, तो एक ऐसा भी कण होगा जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो 1900 एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक। अब इसका सन मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 1939 था या जो भी है। जेम्स चैडविक जानिए आप। तो इन्होंने बेरिलियम, बेरिलियम एक तत्व होता है, परमाणु क्रमांक इसका 4 होता है, चौथे नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, ये 4 नंबर पे होता है। इस पे अल्फा कण अल्फा कण क्या होते हैं कि जैसे कुछ तत्व होते हैं जिन तत्वों को कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं कि जो अस्थायी होते हैं, वो टूटते रहते हैं, तो उनसे कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं जिन्हें अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें कहा गया। ये आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनसे एक अल्फ़ा किरणें निकलती हैं। अल्फ़ा किरणें क्या होती हैं, बेसिकली हीलियम जो परमाणु होता है, हीलियम परमाणु का क्या होती है, नाभिक होती हैं। तो जब बेरिलियम पे उन्होंने अल्फ़ा कणों की, यही अल्फ़ा कण है, ठीक है, अल्फ़ा कण, इसकी बमबारी की, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया और उससे एक कण निकला। ठीक है, और इस कण का जब अध्ययन किया गया, ठीक है, तो पता चला कि इस कण पे कोई आवेश नहीं होता है। अब कैसे पता चला कोई आवेश नहीं होता है कि जब भी हमने इसको विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो ये ना तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ मुड़ी और ना ही दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुड़ी, मतलब कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं हुई, ना तो प्लस, ना तो उत्तरी ध्रुव की तरफ गई, ना दक्षिणी ध्रुव की तरफ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जब वैद्युत क्षेत्र लगाया गया, प्लस माइनस प्लेटें लगाई गई, ठीक है, तो ना ये प्लस की तरफ मुड़ी या ना ही माइनस की तरफ मुड़ी। तो इससे मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर कोई आवेश नहीं था। बाद में जब इनके द्रव्यमान वगैरह के बारे में अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, और इस पर जो आवेश होता है वो आवेश की मात्रा क्या होती है, 0 होती है, मतलब कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋणावेश होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन जिस पर धनावेश होता है, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। यही परमाणु के क्या होते हैं, मूलभूत कण होते हैं। ये परमाणु का जो स्टडी है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसको पढ़ने बैठा जाए, ठीक है, तो बहुत समय लग जाएगा। अब एक परमाणु के अंदर बहुत सारे कण होते हैं। ये अभी 3 फंडामेंटल कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, मूलभूत कण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कण परमाणु के अंदर होते हैं। ठीक है, बाद में वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया, ठीक है, तो उनको पता चला, जब ये जो मैंने आपको रेडियोक्टिविता बताई है कि कुछ पदार्थ तत्व ऐसे होते हैं, देखिए यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, एटम बम का नाम आपने सुना होगा, नाभिकीय रिएक्टर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में जो तत्व यूज़ किए जाते हैं, यूरेनियम होता है, पोलोनियम होता है, तो ये रेडियोक्टिव तत्व हैं। ये अपने आप टूटते रहते हैं। ठीक है, तो इनसे अल्फ़ा, बीटा और गामा कई प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं। तो उनसे जब अध्ययन किया गया तो पता चला
कि न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। जब एक न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसके साथ ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया कि परमाणु के मूलभूत कण, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं जो अगला टॉपिक है वो आएगा, वो है आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, इसको कहा जाता है मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? देखिए, द्रव्यमान संख्या जो होती है इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ये किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ये जो होती है ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब कि P प्लस N इसके क्या होता है? बराबर होता है। जैसे किसी भी तत्व को हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बेरिलियम की बात की, तो बेरिलियम एक तत्व है, ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु बार 8 होता है, 9 होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 होता है नीचे वाला, इसको कहते हैं हम परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। और ये जो होता है इसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए कि बेरिलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या 8 है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गई 4 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको नहीं पता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी तरह से हमारा ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या होती है 16, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना चाहें तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। न्यूट्रॉनों की संख्या बात करें तो यही जैसे इसमें से घटा 8 में से 4 घटाया गया, वैसे ही 16 में से 8 घटा दिया जाएगा। 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्रव्यमान संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो जब परमाणु में उसके मूलभूत कणों की खोज हो गई, ठीक है, तब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आई कि आखिर परमाणु की संरचना कैसे होती होगी, ठीक है। तो जो सबसे पहले, ठीक है, और थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट संरचना जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो दिया गया था थॉमसन के द्वारा, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो अब थॉमसन का परमाणु मॉडल ये आप नोट करते जाइएगा, सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके धीरे धीरे आप लोग इसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। जो पहला परमाणु मॉडल आता है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये पहला जो है मॉडल जो सिग्निफिकेंट था, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कुछ हमको ज़रूरी बात हुई। देखिए कई सारे परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए, उसमें बहुत सारे दोष थे, तो धीरे धीरे क्या किया गया, उनको रिजेक्ट किया गया, ठीक है। रिजेक्ट होते गए, एक्सपेरिमेंट होते गए और उनकी अच्छाइयों को लिया गया, जो उनकी विशेषताएं थी, जिनसे जो सही था वो चीज़ ग्रहण किया गया और बाकी जो है क्या किया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो जो सबसे पहला परमाणु मॉडल दिया गया था वो दिया गया था थॉमसन के द्वारा, ठीक है। तो जे थॉमसन ने 1904 में, कितने से ईस्वी में? 1904 में, ठीक है, परमाणु का जो मॉडल प्रस्तुत किया उसे हम कहते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। इस मॉडल की विशेषता ये होती है, इसे जो है वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल,
ठीक है। अब आप जानते हैं वाटरमेलन क्या होता है, पढ़े हैं ना, तरबूज गर्मियों में आता है, फल होता है, खाया जाता है। तो तरबूज आप देखते होंगे कि अगर तरबूज को आप काटें, ठीक है, तो ये क्या होता है, लाल होता है, ठीक। और उसमें क्या होता है कि उसके जो बीज होते हैं इसके अंदर धंसे होते हैं, बीज क्या होते हैं, ये धंसे होते हैं, ठीक है। अब इसे वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो इन्होंने रदरफोर्ड थॉमसन ने ये कहा था कि परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित कणों से मिलकर के बना है। मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है, अति सूक्ष्म कण होता है, ठीक है, और विद्युत उदासीन होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी विद्युत उदासीन। इस मॉडल का स्टडी हम इसीलिए कहते हैं कि इसी मॉडल ने सबसे पहले बताया था कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि परमाणु क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। सॉरी, थॉमसन ने ये कहा था कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, ठीक है, और ये प्रोटॉन से मतलब धनावेशित कणों से और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसमें उसी प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज धंसा रहता है, जो उसके बीज धंसे रहते हैं। तो ये जो मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो है क्या है, थॉमसन के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर क्या है, धंसा हुआ है, ठीक है। तो यही वाटरमेलन मॉडल है, ठीक। बाद में जब रदरफोर्ड ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया था तो उससे पता चला कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल जो है काफ़ी दोषयुक्त है, ठीक है। दोषयुक्त इसलिए है कि देखो आयन बनते हैं ना, आयन कैसे बनते हैं, परमाणुओं से ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे एक सोडियम तत्व है, ठीक है, तो आयन बनना, चाहे वो धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, चाहे वो प्लस आयन हो या माइनस। जैसे आयन क्या होता है, जैसे सोडियम है तो सोडियम के अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। क्लोरीन है, क्लोरीन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आया तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो इस केस में ये सोडियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम आयन। और ये जो हो जाता है ये हो जाता है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। तो अब ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही परमाणु आपस में संयोग करके कोई अणु बनाते हैं या कोई यौगिक बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बताओ परमाणु में धंसा रहेगा, धंसा रहने का मतलब वो गति कर नहीं पाएगा। जब वो गति नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो क्या ये आयन बन पाएंगे, क्या यौगिक बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया उससे भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है धंसा हुआ नहीं रहता, वो निरंतर गतिशील कण होता है, ठीक है। तो ये मॉडल इसीलिए क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस मॉडल से हमको कंक्लूजन मिला, जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष ये था कि परमाणु जो है विद्युत उदासीन है। अब विद्युत उदासीन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ये समझिए कि देखिए मैंने बताया आपको प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश होते हैं। दोनों आवेश एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन विपरीत हैं, ठीक है। मतलब जितना प्लस होता है उतना ही क्या होता है, माइनस होता है। तो कोई अगर परमाणु है तो विद्युत उदासीन वो कब होगा, जैसे मान लीजिए कि परमाणु में 4 प्रोटॉन है, ठीक है, और 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर प्रोटॉन की बात हम करें तो इसका आवेश 4 धन आवेश के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो 4 ऋण आवेश के बराबर होगा। तो 4 में से 4 गया, नेट आवेश परमाणु के ऊपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 प्रोटॉन है, 4 धनावेश है और 4 ऋण आवेश है और दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे ना। तो नेट आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब नेट आवेश 0 हो गया तो इसका मतलब परमाणु क्या हो गया, विद्युत उदासीन हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सिंपल एक चीज़ देखिए कि अगर 5 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं, तब क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा।
अगर मान लीजिए कि 4 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है तो -1 आवेश, इस केस में परमाणु धनावेशित हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है और ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी है। इस प्रयोग के द्वारा ये सत्यापित किया गया है कि परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन होता है। तो थॉम्सन के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि थॉम्सन ने ही सबसे पहले बताया कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो इसमें नोट करने वाला है नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड साहब, ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट एक था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसने क्या किया कि परमाणु संरचना जो डेवलप, मतलब जो खोज हो रही थी परमाणु के बारे में, जो जिज्ञासाएं बन रही थी, उसमें एक क्रांति ला दी। ठीक है, और इससे कई सारे निष्कर्ष निकल करके आए। ठीक है, और उसमें जो है परमाणु के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग की खोज हुई जिसे कहा गया परमाणु का नाभिक। तो नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, ये है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? ठीक है, देखिए रदरफोर्ड साहब ने ये जो प्रयोग किया था, ये किया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉयल लिया था। गोल्ड फॉयल मतलब सोने की पन्नी, जैसे आप एल्युमिनियम फॉयल देखते हैं ना, जो खाना वगैरह लपेटने के काम में आता है, रोटियां लपेटने के काम में आता है, उसी तरीके का सोने का एक बहुत ही पतला चादर लिया था। ठीक है, और उस पर जो है यूरेनियम से प्राप्त अल्फा कण, जो अल्फा कण होते हैं, जो मैंने आपको बताया ना रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। तो अल्फा किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं उनको अल्फा कण कहा जाता है। ठीक है, तो अल्फा कणों की क्या किया, बमबारी किया, और जब बमबारी किया, ठीक है, तो देखा कुछ चौंकाने वाले उसमें जो है परिणाम निकले। ठीक है, तो इसको मैं एक फिगर की सहायता से आपको समझा रहा हूँ, आप ये समझिएगा। ठीक है, इससे जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम फॉयल उन्होंने लिया। ठीक है, और इस पर जो है अल्फा पार्टिकल की बमबारी की। ये जो है अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा कण है, अल्फा कण। अब इन्होंने देखा, ठीक है, कि कुछ अल्फा कण गए। ठीक है, जैसे अल्फा कण का इन्होंने बमबारी किया यहाँ से। ठीक है, यूरेनियम से प्राप्त जो अल्फा कण थे उनका बमबारी किया। ठीक है, और कुछ अल्फा कण गए और टकरा करके, जैसे टकराए, ठीक है ना, परमाणु से जाके टकराए। ठीक है, तो टकरा करके फिर उसी दिशा में वापस लौट गए। मतलब कि जिस वेग से अल्फा कण को इन्होंने भेजा था उसी वेग से वो टकरा करके फिर इन्हीं को हिट कर दिया। ठीक है, ये गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से टकरा करके फिर वापस आ गया। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गेंद है। ठीक है, उस गेंद को आप दीवार पे मारते हैं। मान लीजिए मैंने इसी दीवार पे उस गेंद से क्या किया, मारा। ठीक है, तो जब गेंद से दीवार पे मारते तो गेंद हमारे पास ही आती है ना, तो दीवार क्या होता है, बहुत रिजिड होता है। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हो न हो परमाणु के अंदर एक बहुत ही छोटा सा दृढ़ भाग है। ठीक है, बहुत छोटा सा एक रिजिड पार्ट है कि जिसमें क्या हुआ, ये अल्फा कण गया और जैसे उससे गया और टकरा करके फिर क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, तो यहीं से परमाणु के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग की खोज हुई जिसे कहा गया परमाणु का नाभिक। क्या कहा गया,
परमाणु का नाभिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो आप क्या आंसर देंगे? परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और किसके द्वारा की थी? अपने अल्फ़ा स्कैटरिंग या अल्फ़ा प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जैसे कुछ अल्फ़ा कण गया, जैसे ये अल्फ़ा कण गया, ठीक है, और ये अल्फ़ा कण गया, इसको मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, ये नाभिक हो गया। कुछ अल्फ़ा कण गए, अब ये अपने रास्ते जा रहा था, ठीक है, और रास्ते में जा कर के, ठीक है, ये 90 डिग्री से कुछ अधिक कोण पे, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, कुछ अल्फ़ा कण गए और 90 अंश से ज़्यादा कोण पे क्या हो गए? मुड़ गए। ठीक, 90 अंश से क्या हो गए? ज़्यादा कोण पे मुड़ गए। कुछ अल्फ़ा कण गए और सीधे क्या हुआ? इसको पार करके आर पार निकल गए। ठीक है, इसी में कुछ अल्फ़ा कण गए, ठीक है, ऐसे अल्फ़ा कण गया और अल्फ़ा कण जो है 90 अंश से कम कोण पे यहाँ से क्या हो गया? मुड़ गया। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने प्रेक्षण देखा, मतलब ये ऑब्जर्व किया। तो जब अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब ने किया तो उसमें उन्होंने क्या क्या देखा? तो पहला चीज़ ये देखा कि कुछ अल्फ़ा कण गए, ठीक है, और जो है टकरा करके वापस आ गए, मतलब जिस पथ पे गए उसी पथ पे क्या हो गए? बाउंड होकर के वापस आ गए, जैसे हम दीवार पे गेंद को मारते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ इन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फ़ा कण गए, ठीक है, और बिल्कुल सीधे निकल गए। कुछ अल्फ़ा कण गए, वो बिल्कुल क्या हो गए? सीधे निकल गए, जैसे परमाणु बिल्कुल खाली हो गया और सीधा क्या हो गया? निकल गया। कुछ अल्फ़ा कण 90 अंश के कोण पे क्या हो गए? 90 अंश से ज़्यादा कोण पे, मतलब अधिक कोण, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है, उस पर क्या हो गए? मुड़ गए। और कुछ अल्फ़ा कण गए, ठीक है, और जाने के बाद 90 अंश से कम कोण पे, यानी कि न्यून कोण पे क्या हो गए? मुड़ गए। ठीक है, तो ये उनका प्रेक्षण था। ठीक है, तो प्रेक्षण के बाद जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हम कुछ देखते हैं, ठीक है, जो प्रेक्षण करते हैं, प्रेक्षण के बाद क्या होता है? उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, ये आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको धीरे धीरे सुनते सुनते नोट करते जाइएगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझते जाइएगा, वीडियो देखिएगा, बार बार देखिएगा, ठीक है, और जो है उसको नोट भी करते जाइए। उसके बाद उन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन क्या निकाला? अब पहला कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि परमाणु के अंदर एक बहुत ही दृढ़ भाग होता है, बहुत ही दृढ़ भाग। दृढ़ भाग का मतलब हुआ रिजिड पार्ट, बहुत ही रिजिड पार्ट होता है। ठीक है, और उस पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया? उस पार्ट को उन्होंने कहा कि वो परमाणु का नाभिक है। परमाणु का नाभिक बहुत छोटा होता है और परमाणु के मध्य में होता है। ठीक, दूसरा चीज़, दूसरा कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन ये है, देखिए, अब ये अल्फा कण गया, आप देखिए सीधा निकल गया। अल्फा कण जा रहा है ना, सीधा का सीधा ये यहाँ से निकल गया। अब अल्फा कण सीधा निकलने का मतलब क्या हुआ कि परमाणु के अंदर बहुत सारा भाग क्या था? खाली था। देखो, अगर परमाणु के अंदर ये भाग खाली नहीं होता तो क्या ये अल्फा कण सीधे जा पाता? अगर सब ऐसे ही भरा रहता, ठीक है, ऐसे ही, जैसे मैंने बताया ना नाभिक आपको, ठीक है, कि अगर ये सब इसी में रहता तो सारे अल्फा कण टकरा के आ गए होते, तो कुछ अल्फा कण क्या हो गए? बिल्कुल सीधे निकल गए। ठीक है, इसका मतलब कि परमाणु के अंदर, परमाणु के भीतर, ठीक है, बहुत सारा भाग क्या होता है? खाली होता है, खाली होता है, खाली होता है। तभी जो है सारे कुछ अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकल गए। ठीक है, तीसरा चीज़ बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो आवेश होता है, तो आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस, जिसको हम कहते हैं धनावेश, क्या बोलते हैं? धनावेश। दूसरा होता है माइनस, इसको कहा जाता है ऋणावेश। क्या बोलते हैं? ऋणावेश। एक धनावेश होता है, दूसरा क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, तो कभी अगर समान आवेश आते हैं, प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, ये दोनों आवेश आ गए, मतलब समान आवेश है, एक प्रकार के आवेश आए, तो उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण का।
और कभी भी अगर विपरीत प्रकार के आवेश आ गए तो उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण का बल लगता है। जैसे आपने चुंबक के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, होता है ना, एक उत्तरी ध्रुव होता है दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दो चुंबक एक दूसरे के पास लाइए तो एक बार खींच लेगा और दूसरी बार अगर उसको पलट दीजिए फिर ले जाएंगे तो क्या करेगा, उसको धक्का देने लगेगा। तो जो धक्का देता है उसको कहते हैं प्रतिकर्षण, और जब चिपक जाएगा उसको कहते हैं आकर्षण। तो अगर प्लस और माइनस एक साथ हैं तो इनके बीच आकर्षण लगता है, लेकिन अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, मतलब एक प्रकार के आवेश है, तो उनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। ठीक है। अब देखो कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं, ये ऐसे आया, ठीक, जगह ये खाली है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा विचलित होकर निकल गया। अब भैया विचलित होकर क्यों निकल गया, ठीक है, बात समझ में आती है ना, समझने वाली चीज़ है। अब देखो अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण बात करें तो अल्फा कण पर पॉजिटिव आवेश होता है। क्या होता है, पॉजिटिव आवेश, धन आवेश होता है। ठीक है। तो ये धन आवेश था और जब ये सीधे जा रहा था तो मतलब कि इस पर किसी ने धक्का दिया इसको, ठीक है, मतलब प्रतिकर्षण लगाया, तभी ये यहाँ से मुड़ करके गया। ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, ये वाला देखो, ठीक, ये वाला कट गया। अब नाभिक के पास से जा रहा था ये, लेकिन 90 अंश से कुछ कम कोण पे क्या हो गया, मुड़ करके ये इधर चला गया, मतलब इसको भी धक्का लगा इसलिए मुड़ गया। ठीक। तो चूंकि ये प्लस है, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, प्लस, ठीक है, तो इसको धक्का कौन सा आवेश देगा, प्लस आवेश ही देगा ना। बोलो, बात आ रही समझ में, इसको धक्का कौन सा आवेश देगा, प्लस आवेश ही देगा, तभी तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये जाता और सीधे इससे क्या हो जाता, चिपक जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हुआ और ये माइनस, दोनों गा के क्या हो गए, चिपक गए। ठीक। लेकिन ये क्या हुआ, प्रतिकर्षण की वजह से ये अपने मार्ग से थोड़े से विचलित हो गए, कुछ 90 अंश से ज़्यादा भी विचलित हो गए, कुछ 90 अंश से कम पर विचलित हो गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का नाभिक, ठीक है, नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, जिसे हम रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। उम्मीद है ये इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं रदरफोर्ड के मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल के बाद फिर आगे जो है और कौन कौन से मॉडल हैं, इस चैप्टर से संबंधित सारी चीज़ें बताऊंगा। और उसके पहले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।